डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड होप योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ गोइंग नाइसली। सभी बच्चे अच्छी तरीके से पेपर दे रहे होंगे और साइंस का भी पेपर अब जल्द ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपकी तैयारी को देखते हुए आपकी तैयारी में कुछ हेल्प करने के लिए मैंने एक निश्चय किया है कि आपका जो सिलेबस है, मतलब जो 1 to 10 चैप्टर्स तक जो आपके सिलेबस में जो पूछा जाएगा, जो आपका जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। मैं सारे चैप्टर को कवर करते हुए कुछ वीडियो आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ, मतलब मेरी कोशिश होगी कि वो 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। और इन वीडियो को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन ऑल द चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन योर हाफ ईयरली सिलेबस, आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैं समय न वेस्ट करते हुए सीधे जो है मुद्दे के ऊपर आता हूं और पहला चैप्टर इस वीडियो के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इससे संबंधित में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए, ये जो पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या है, आप जो हमारे इससे पहले की जो वीडियो है जो आपने देखे होंगे, उसमें विद फिगर और बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन किया गया था, तो वो बल्कि हुआ था। लेकिन मैंने इसमें बस उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या चीज़ है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को प्राप्त करता है और फिर उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कैसे करता है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एंड इट्स कंजम्पशन इनसाइड द बॉडी। जो फूड होगा वो कैसे लिया जा रहा है और कैसे उसका बॉडी में कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी क्या होगा, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स कंप्लीट यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसके बाद से न्यूट्रिएंट क्या है? फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को जो हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो हमें मतलब मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर एसेंशियल फॉर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल एंड ग्राफाइट। तो इसमें सबका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है एंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। इसके बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेस। देखिए, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस मौजूद है उनको यूज करके, और अगर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है, इफ़ दे आर मेकिंग देयर फूड देमसेल्फ, तो उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग सिंपलर सबस्टेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। इसके अलावा जो है दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप देखें तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस इज अपोजिट टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, बट इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अब फूड के लिए जो है ये दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अब वो ऑर्गेनिज्म लाइव भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है। अगर लाइव है तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन लाइव और डेड के बेस पे दो कैटेगरी में फिर डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और
डेड हो तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम आगे डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला जो टाइप है वो पैरासिटिक मोड है। पैरासिटिक मोड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो प्लांट या एनिमल के लिविंग बॉडी, लिविंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करने का मतलब वो प्लांट या एनिमल को एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो, इसमें ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किल करके ही वो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करे। जैसे लाउस है, बेडबग है, चाहे मस्कीटो है, ये हमारे ब्लड को सक करके, यानी वो अपना भोजन हमसे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहा जाता है। और पैरासाइट में जैसे प्लांट पैरासाइट में कस्कुटा इंपॉर्टेंट है, एनिमल पैरासाइट में टेपवर्म इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उनको आप जानने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, देखो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में अंतर क्या है। पैरासिटिक में दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफिटिक में क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग फूड फ्रॉम डेड, देखिए यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें जैसे फंजाई हैं, बहुत जो मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। तो इसमें राइजोपस है, ईस्ट है, मशरूम है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स है जो सैप्रोफिटिक मोड शो करते हैं। इसके बाद से फोटोसिंथेसिस। अब ये तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताया, जो इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कितने तरह के पढ़े, 2 तरह के, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फिर 2 तरह के आ गए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद से जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जिस प्रोसेस से जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी इसको हम लोग एक रिएक्शन से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वाटर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो इन दोनों को यूज़ करते हैं। और यूज़ करने की क्षमता किसके अंदर होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। ग्रीन प्लांट में ही क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में, लीव्स में जो है क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन प्लांट्स सिंस हैव क्लोरोफिल सो दे हैव टेंडेंसी टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस और इसके रिजल्टेंट क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फूड बनेगा। ग्लूकोज फूड क्या है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में, और वाटर रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स है, इसलिए क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे क्लोरोफिल चाहिए जो कि केवल ग्रीन प्लांट्स में है। इसके अलावा जो है सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट ही एनर्जी सोर्स है। इसके बगैर जो है क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इसके बाद से जो है अगला टॉपिक देखिए। अब इसके बाद से है टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे, यू नो कि जो ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में प्लांट की बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। एक्सेस जो ग्लूकोज होगा स्टार्च के रूप में प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। अब रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, इसके टेस्ट के लिए हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी फूड मटेरियल जिसमें स्टार्च होगा उसको जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर, इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर वो देगा, ठीक है ना। तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो इस तरीके से जो है ये हम जान जाएंगे कि ये फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर नहीं देगा तो नहीं है उसमें।
इसके बाद से देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन जरूरी है और ये नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। ऐसे प्लांट इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं और उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं और अपनी कमी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो सिंस दे आर यूजिंग इंसेक्ट या ईटिंग इंसेक्ट, सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी सम प्लांट ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नीड ऑफ प्रोटीन, तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे पीचर प्लांट है, ड्रोसेरा है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक और स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप पौधों में देखने को मिलता है कि दो पौधे एक साथ मतलब आपस में मिल करके और सर्वाइवलशिप सुनिश्चित करते हैं। मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते हैं या बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलकर आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। यानी सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, या जिसके बाद जो अवेलेबल है वो अपना दूसरे के साथ शेयर करता है और इस तरीके से दोनों अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो सच ए रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जैसे लाइकेन है, लाइकेन में एल्गी और फंजाई, देखिए एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं और ये क्या शेयर करते हैं। एल्गी भोजन बनाने की क्षमता रखता है, हैव टेंडेंसी टू सिंथेसाइज फूड, तो जो फूड बनाएगा वो फंजाई के साथ शेयर करेगा और शेयर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करेगा ताकि एल्गी फूड बना सके। तो देखिए दोनों में इक्वल मतलब जो रिलेशन है म्यूचुअल रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इस रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। नाउ गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर। देखिए सेकेंड चैप्टर क्या है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यू नो कि जो हायर एनिमल होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है होगा तो हेटेरोट्रॉफिक, बट इट इज़ कम्प्लीटेड इन 5 स्टेप और इस न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और टाइप हम जोड़ सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इंजेशन में फूड इनटेक होता है, डाइजेशन में उसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, एब्जॉर्प्शन में वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एसिमिलेशन में ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है पुनः फॉर्म होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसको आगे हम एक बार और देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, तो पहले जान लें कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम फूड ईट करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होगा वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में डाइजेशन जहाँ होता है, द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल में पार्ट्स देख लें। तो सब इनके पार्ट्स और फंक्शन एक एक करके मैं बता रहा हूँ। माउथ क्या होता है, पोर गार्डेड बाय लिप्स, और एक सिंपल पोर होता है जो लिप्स से गार्डेड होता है। बकल कैविटी, माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी, और बकल कैविटी में क्या होता है, टंग होता है और टीथ होता है। ठीक है, अब ये हमारी जो टीथ है, इसमें टीथ जो हमारी माउथ में अंदर जो टीथ होता है वो ईच टीथ इज रूटेड इन, ये आई लिखा हुआ इन होगा, इन बोनी सॉकेट। बोन जो हमारे जो टीथ होते हैं वो जाके बोनी सॉकेट में क्या होते हैं, रूटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो टीथ होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में 2 तरह के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो फर्स्ट टाइम टीथ जो ग्रो होता है उसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं जिसकी संख्या 20 होती है, और परमानेंट टीथ जिसकी संख्या 32 होती है। मिल्क टीथ के फाल होने के बाद परमानेंट टीथ ग्रो होते हैं जो जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं।
इसके बाद से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये माउथ है, ये बकल कैविटी है या ओरल कैविटी है, यहाँ पर ये फेरिंग्स है, ये देखिए ये फूड पाइप है जिसको हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। ये देखिए क्या है, स्टमक है, ठीक है, स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है ये, ठीक है, और ये एनस है जिससे फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो पार्ट क्या हो गया, माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और एनस हो गया। और जो ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन होंगे, तो देखिए यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड होगा, यहाँ पर लीवर होगा, यहाँ पर पैंक्रियाज होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होंगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ये 5 ग्लैंड्स होती हैं। तो आगे देखते हैं इनके बारे में हम। फंक्शन जो है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स आपको बताया, ईसोफेगस। अब टीथ के बारे में देखिए, ह्यूमन बींग्स के जो अंदर जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का काम क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग। केनाइन का काम है पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ये कार्निवोरस एनिमल में ज़्यादातर पाया जाता है। प्रीमोलर और मोलर का काम च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लोग स्वीट खाते हैं उनके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो इसका कारण यह है कि जब जो शुगर खाते हैं तो माउथ में शुगर बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होगी तो टूथ का डिके होगा। इसलिए चॉकलेट और शुगर केन कम खाना चाहिए, क्योंकि शुगर खाएंगे तो वो एसिड में बदलेगा, और एसिड क्या करेंगे, टूथ को डिके करेंगे। इसके बाद से स्टमक, ये सब पार्ट आपको बता ही दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, जो लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है उनको एसिड के अटैक से बचाता है, और एसिड क्या करता है, ये जर्म को किल कर देता है, और डाइजेशन में, खासतौर से प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब आपको समझाया डायग्राम की सहायता से। अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, आपको शुरू में ही बताया कि देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। एब्जॉर्प्शन, देखिए जो डाइजेस्टेड फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में है, तो एलिमेंट्री कैनाल में ही तो नहीं रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल से ये ब्लड में जाता है। तो द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड, उसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है विलाई, ये फूड के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कि द विलाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में आपको बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड, तो इसी को हम लोग एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में जो सिंपल फार्म है वो फिर कॉम्प्लेक्स फार्म फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फूड जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है या जो बॉडी के लिए अनवांटेड है इनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इजेशन। इसके बाद से ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हो। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो देख रहा है ना प्रोजेक्शन फिंगर लाइक, इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। यही इनके पाँव, यही इनके मुख, यही इनके पैर हैं। तो इसी वजह से मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ जैसे आया तो ये ग्रुप में ले लेंगे और फिर उनको चारों तरफ से कवर करके और फिर यहाँ डाइजेस्ट कर देंगे। तो इनमें भी पहले क्या होगा, इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो एक सेल की बॉडी है, फिर भी ऑल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर फाउंड हियर। तो देखिए ये दूसरा चैप्टर रहा, दो है। अब इसके बाद से तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइबर एंड फैब्रिक्स। फाइबर एंड फैब्रिक्स में क्या है, फाइबर इन मटेरियल फॉर सब्सटेंस दैट मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड। मतलब फाइबर जो है
आर्टिफिशियल थ्रेड के भी बने होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। तो आप इनके इसलिए दो तरह के हो जाते हैं नेचुरल में दो कैटेगरी होगी, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, वूल और सिल्क, और दोनों नेचुरल फाइबर में आएंगे। इसके बाद से सिंथेटिक फाइबर में क्या आएगा, नायलॉन है, रेयान है, ये सिंथेटिक फाइबर है। अब इसी में देखिए ऊल, हम लोगों को ऊल और सिल्क के बारे में पढ़ना है। तो ऊल में हम जानेंगे कि ऊल कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ऊल के जो सोर्स क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स तो सीप है। सीप के अलावा गोट्स, पश्मीना नाम सुना होगा आपने, या कैमल, इनसे जो है ऊल निकाला जाता है। अब जो सीप से जो ऊल निकाला जाता है वो दो तरह का होता है। एक कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, तो इससे जो है वो मोटे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, और जो फाइन हेयर एंड सॉफ्ट हेयर होते हैं उनसे जो वूलन क्लोथ बनाए जाते हैं, वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। अब फाइबर जो है वो ऊल कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि सीप ऊल को, यहाँ पर दो मेजर स्टेप है। पहले तो सीप की जो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद सीप से हम ऊल फाइबर को निकाल के फिर ऊल बनाते हैं। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब कि जो सीप है उसका देखभाल करना, उसका ब्रीडिंग कराना, और तो इसमें जो है अच्छी क्वालिटी के ब्रीड डेवलप किए जाते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी के ऊल हमें प्राप्त हो सके। दूसरा जो स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम फाइबर, जो फाइबर निकाला जाता है एनिमल से उसको कैसे ऊल बनाया जाता है। तो इसमें भेड़ से जो ऊल है कैसे निकाला जाता है उसके स्टेप दिए गए हैं, 6 स्टेप हैं। कौन कौन स्टेप है, सीयरिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लीस, मतलब जो सीप के बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है उसको रिमूव किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीयरिंग के बाद स्कोरिंग में क्या होता है कि जो इस सीयर्ड स्किन है उसमें बहुत सारी गंदगी हो सकती है, उसमें ग्रीस डस्ट हो सकता है, तो उसको वॉश किया जाता है, तो वॉशिंग प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। इसके बाद से सॉर्टिंग, उसके बाद देखिए उस ऊल में अच्छी क्वालिटी के भी हो सकते हैं और कुछ ख़राब क्वालिटी के हो सकते हैं। तो कोर्स और सॉफ्ट या कोर्स और फाइन जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से उनमें बर होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, बर इसके बाद उनकी रंगते हैं, डाइंग किया जाता है, और फिर रोलिंग करके उनको वूलन क्लॉथ बनाने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद सिल्क में देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए सिल्क वर्म से निकाला जाता है, और सिल्क की जो रियरिंग की जाती है उसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अब इसमें कई तरह के सिल्क निकाले जाते हैं, जैसे मोंगा है, कोसा है, टसर है, ये कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ सिल्क है। अब सिल्क को 2 स्टेप में प्राप्त किया जाता है। पहले में हम लोग रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क को पालन पोषण करते हैं, फिर सिल्क जो बाल निकलते हैं, जो उनसे बाल निकाले जाते हैं, उनकी जो कोकून होता है, कोकून होता है, यहाँ से पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए फिर यहाँ समझ जाएंगे। सिल्क से मोह फेंक देते हैं, और ये मलबेरी जो प्लांट होता है ना उसके लिप्स पर ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं। तो ये लिप्स के ऊपर दिए जाएंगे, ये उन पत्तों को ईट करेंगे, लिप्स को ईट करेंगे, एंड देन उनसे लार्वा निकलेगा। दैट लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर लार्वा। अब उस लार्वा से प्यूपा बनेगा, और प्यूपा चारों तरफ से सिल्क के कवर से घिर जाएगा, तो उसको हम लोग कोकून बोलते हैं। और यही कोकून को बॉयल करके हम सिल्क को अलग कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्यूपा से फिर सिल्क मोथ बनेगा और लाइफ साइकिल चलती रहेगी। यानी जो हम लोग सिल्क निकालते हैं वो इस कोकून से निकालते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 3 चैप्टर, एंड देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम 4, 5, 6 चैप्टर को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि 7th चैप्टर कवर हो जाए, लेकिन हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। अब इसी चीज़ को देखिएगा कि कितने मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 24 मिनट हो गया, तो ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप इसको सुनिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम और इसको जो है इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।